अब हम स्टार्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये फ्रिट्स डब्ल्यू लंदन 1930 में इसने ये दरियाफ्त की थी एटम्स के दरमियान में। वो कहता है कि ऑल द एटम्स एंड मालिक्यूल एक्सपीरियंसेस लंदन डिस्पर्शन फोर्स विच इज़ आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं अराइजिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एटम और मालिक्यूल्स। अब फ्लक्चुएशन जब भी होगी एक मालिक्यूल के दरमियान में या फिर एटम्स के दरमियान में ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देन दीज फोर्सेस विल बी अकर। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जब भी किसी भी मालिक्यूल में या फिर मालिक्यूल के दरमियान में या फिर ये फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी एक एटम के अंदर, कब प्रोड्यूस होंगी? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन या तब्दीली आएगी, उस वक्त ये फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। आगे वो कहता है कि एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे द रैंडम मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद एन एटम और मालिक्यूल में काज द इलेक्ट्रॉन टू बी क्लस्टर्ड मोर एट वन एंड ऑफ द पार्टिकल। अब हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक एटम के अंदर, तो किसी भी लम्हे कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक मालिक्यूल के दरमियान में कि इस मालिक्यूल की एक साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक क्लस्टर बन सकता है, एक क्लाउड बन सकता है एक एंड के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, वेरी स्मॉल पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इसको एक लम्हे के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना देगा बहुत कम वक्त के लिए। एक साइड पे उसके पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरी साइड पे उसके नेगेटिव चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये फ्रेम नंबर 1 है, इसके अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, फिर दूसरे में, और एक वक्त में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास मालिक्यूल्स बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेम नंबर 1 में, लेकिन फ्रेम नंबर 3 में देखें कि एक तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया एक तरफ और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया दूसरी तरफ। अब इस वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और जो कि इसको एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना देगा। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ इसके नेगेटिव चार्ज आ गया है, जस्ट लाइक अगर हमारे पास ये एक मालिक्यूल है और इसकी एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड पे उसके नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये याद रखें कि ये दोनों चार्जेस कौन से हैं, ये पार्शियल चार्ज हैं, और ये क्या हो रहा है कि अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों साइडों पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गई। अब जब ऐसे दो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान में एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, और याद रखें कि ये हमेशा नॉन पोलर के दरमियान में ही होगा, और इसमें एक जैसे यानी कि इसमें हमारे पास आयोडीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, दो एटम्स आपस में मिलेंगे, किसकी वजह से? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। लिखा है कि द इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैन बी क्रिएटेड इंड्यूस्ड डाइपोल इन इट्स नेबर बाय अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी हो सकती है कि मालिक्यूल के दरमियान में एक मालिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर, और इसके अलावा अट्रैक्शन भी हो सकती है। अब ये डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं तमाम किस्म के मालिक्यूल्स में भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखेंगे दे आर ओनली फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मालिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मालिक्यूल में ही एग्जिस्ट करती है, और ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास एक ही किस्म के एटम मौजूद हों, तब ये नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस मौजूद होंगी। हाँ, इसके अलावा एक और भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आयंस के दरमियान में भी हो सकती हैं, एक आयन हो गया दूसरी तरफ कोई पोलर या नॉन पोलर हो जाए, तो ऐसी भी इसकी कंडीशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। हाँ जी, तो इसमें हम देखते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोलर मालिक्यूल एंड आयन कैन एग्जिस्ट आल्सो इंड्यूस डाइपोल इन द नॉन पोलर मालिक्यूल। तो नॉन पोलर के दरमियान में भी ये डाइपोल क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट कर सकता है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पोलर मालिक्यूल है H2O का, फिर उसके साथ हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं जो कि नॉन पोलर है, और ये बनी है सेम किस्म के एटम से मिलकर ऑक्सीजन बनी। इसके बाद देखें कि
इनके दरमियान में भी एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। कैसे इंड्यूस होगा? यहाँ पर हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है ये नॉन पोलर बिहेवियर में, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम आगे जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही नाम देंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास फेरस है Fe+3 जिसकी वैलेंसी है, ये नॉन पोलर ऑक्सीजन की तरफ आता है और ये फिर आपस में एक आयन क्रिएट कर देता है। अब इसी की बेस के ऊपर हम स्टेबिलिटी देखते हैं कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ में किस हद तक हल हो सकती है। दिस अफेक्ट पार्शली काउंट फॉर द सॉलेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन वाटर एंड द एबिलिटी ऑफ ए ब्लड टू बाइंड द ऑक्सीजन। आपने कभी अपनी लोअर क्लासेस में देखा होगा, इंटर में अगर किसी ने बायो पढ़ी हुई है या फिर मैट्रिक की क्लास में बायो में आपने पढ़ा था, जब आपने ब्लड की स्टडी की थी तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ी थी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर एक फेरक एक आयरन का होता है, एक एटम मौजूद होता है जिसका काम यही है कि उसने ऑक्सीजन को बाइंड करना है। अब देखें ना कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन, हमारे नाक के ज़रिए फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, दिल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए फेफड़ों में पहुंचता है। अब फेफड़ों में ब्लड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। वो किसकी वजह से शामिल होती है? क्योंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। अब इसमें रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है कि ऑक्सीजन को पिकअप करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन एटम होता है और आयरन क्या करता है कि ऑक्सीजन इसके साथ एडहेसिव हो जाती है। इसी बाइंडिंग के ज़रिए फेरस और ऑक्सीजन, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती है और फिर यही ब्लड क्या करता है कि मुख्तलिफ सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। अगर किसी बंदे के जिस्म में आयरन की कमी है, मीन के उसके सेल्स डैमेज भी होना शुरू हो सकते हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी लाहक हो सकती हैं। तो इसका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब हम लंदन फोर्सेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कहते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं आर जनरली स्मॉल। ये इनकी जो हमारे पास रेंज है वो स्मॉल है। इसकी रेंज है 1 से लेकर 10 किलोजोल पर मोल तक। मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स आर वेल ओवर द 100 किलोजोल पर मोल के दरमियान में होते हैं। इसके अलावा इसका हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इन अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दिस केस विद विच अ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कैन बी डिस्टर्बड बाय द नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होल्ड होता है। इसके अलावा हम इसकी पोलराइजेबिलिटी की बेस के ऊपर हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब पोलराइजेबिलिटी कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? पहली तो प्रॉपर्टी इसमें ये आती है, पोलराइजेबिलिटी की हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। पोलराइजेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो पहला इसमें ये हमें बताया गया है कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज विद द साइज ऑफ एटम्स आर द मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम मोलर मास को बढ़ा दें या फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ा दें तो फिर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लंदन फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में। इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द मोलर मास ऑफ द ये दोबारा हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पोलराइजेबिलिटी कैन इंक्रीज विद द साइज ऑफ एटम। अगर हम साइज ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं या फिर हम मोलर मास बढ़ा सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो इस दौरान लंदन फोर्सेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर वेट दैट आर मोर स्प्रेड आउट हैव द मोर सरफेस एरिया। अगर हमारे पास ज़्यादा वेट है मॉलिक्यूलर तो फिर स्प्रेड आउट इनका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा फैलाव शो करवाएंगे और इस दौरान क्या होगा, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के साथ साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब देखें कि अगर हमारे पास सेम कंपाउंड की फैमिली है, जस्ट लाइक के इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है वगैरह, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, मे बी वो इथेन के हों, एथाइन के हों या ये मीथेन वगैरह के हों, तो इनमें हमारे पास लंदन फोर्सेस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इसी की बेस के ऊपर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? हमने ये कहा है कि मोलर मास बढ़ने से लंदन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ती है? पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन फोर्सेस इंक्रीज़ करती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स में आप अप जाते हैं, जस्ट लाइक के पहले आता है
मीथेन, मीथेन के बाद इथेन आता है, इथेन के बाद प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है, फिर पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है। तो पहले हमने मीथेन का है जिसमें कार्बन की तादाद 1 है, इथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 है, उसके बाद है ब्यूटेन में 4 है, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6। और इस तरह ये जैसे जैसे तादाद मोलर मैस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इथेन में आपने देखा है कि कार्बन बढ़ती है, उसके साथ हाइड्रोजन भी बढ़ती है, ये आप फार्मूले देख सकते हैं। तो इनके ज़रिए जब मोलर मैस बढ़ता है तो साथ इसका हमारे पास पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी। इसके अब हम डिफरेंट बिहेवियर्स देखते हैं। ये हमारे पास बिहेवियर है नोबल गैसेस में। तो यहाँ पर देखें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रेप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन गैस है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। पहले -268 है, फिर ये चूँकि माइनस का साइन लगा हुआ इसके साथ, अब वैल्यू इंक्रीज़ हुई 245 हो गई और इस तरह बढ़ते बढ़ते रेडॉन तक ये -61.7 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो पहले मीथेन है, मीथेन का आप निकाल लें, 12 × 4 कितना हो गया, इसका 16 हो गया एटॉमिक मास। तो इसके लिए हमारे पास -164 है, फिर ये डिक्रीज़ हुआ 88 आ गया, फिर 42, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। और जैसे आप ये 20 पर पहुँचे कि जिसको आप एक्सोनेन का नाम देते हैं, या डीकेन है या ऑक्टेन है, 8 वाला, 10 वाला, 20 वाला, देखें तो इनका पॉजिटिव में चला गया है बॉइलिंग पॉइंट। मीन बात करने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आपके पास मोलर मैस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एटॉमिक मैस भी इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और उसके साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। अब देखो कि हैलोजेंस में भी इसका सेम ही बिहेवियर है। ग्राफ में हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ ये हमें शो करवा रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसने शो करवाई। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, फिर मोलर मैस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये देखें ऊपर की तरफ ये ग्राफ भी दूसरी तरफ जा रहा है, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। फिर इन्हीं फोर्सेस की बेस के ऊपर हम हाइड्रोकार्बन्स के डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं, इन्हीं की बेस पर हम इसके मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में। जिस तरह के पहले हमने देखा था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की खासियत ये थी कि उनके अंदर पार्शल या इंड्यूस डाइपोल बनता था। इंड्यूस, परमानेंट डाइपोल नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। जस्ट इलेक्ट्रॉन रैंडमली जब मूव कर रहे होते थे तो वो एक साइड पे ऊपर उनका एक क्लस्टर या एक क्लाउड बन जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बैलेंस्ड है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में जो डाइपोल बना था उसमें बैलेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बैलेंस है कि एक साइड पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट है, दूसरी तरफ नेगेटिव है, किसी किस्म का उसमें बहाव नहीं है, बल्कि वो दोनों सेम तरफ सेम है। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल जो बनेगा उसको हम परमानेंट डाइपोल का नाम देंगे। इसको हम समझते हैं कि एसीटोन की एग्जांपल से। एसीटोन का फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ द एसीटोन फार्मूला। अगर हम इसी को ओपन करके लिखते हैं तो हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन है, 3 कार्बन है, दो तरफ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, दरमियान में ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है। अब हमारा टारगेट जो है ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर मौजूद कार्बन है। अब एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो इनके दरमियान में पार्शियली चार्ज में फ़र्क होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि मौजब बनेगा हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। इसके अलावा ये वाली फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास हर एक पोलर मालिक्यूल में, पीछे हमने पढ़ा था कि पोलर मालिक्यूल के दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी थी, लेकिन ये एडिशन में है कि ये वाली फोर्स भी उनमें मौजूद होगी। आगे हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। तो इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम जर्नली कोई सेम मालिकुलर वेट वाले दो देख लें, मालिक्यूल देख लें जिनमें डाइपोल फोर्सेस भी मौजूद होती, डाइपोल डाइपोल, और इसके अलावा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। लेकिन हमारे पास अगर नॉन पोलर मालिक्यूल अकेले की हम बात कर लें, जस्ट लाइक आयोडीन है, आयोडीन का आयोडीन के साथ, तो उनका
बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो हैं वो लो होते हैं, क्योंकि उनमें जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ब्यूटेन है, इसका आप चेक कर लें, बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 सेंटीमीटर, और सॉरी ये सेंटीग्रेड है, मोलर मास इसका 58 है, और यहाँ पर भी 58 है, लेकिन इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्यूटेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.5 है माइनस में, इसका कितना है, इसका 56.2 सेंटीग्रेड है। आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये थोड़ी सी वीक फोर्सेस होती हैं, डाइपोल फोर्सेस, और लेकिन दूसरों के मुकाबले में इसका डिफरेंस ज़रूर हो सकता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स, आयन डिस्पर्शन फोर्स वगैरह दूसरी जितनी भी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन फोर्सेस हैं, उनमें थोड़ा बहुत इनका डिफरेंस हो सकता है। तो पहली बात तो उसने ये की है कि ये हमारे पास उसी वक्त फोर्स होगी जब बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। -3 से 4 किलो जूल पर मोल तक ये फोर्स हो सकती है, तब भी पॉसिबल है जब मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे पोलर करैक्टर बढ़ता जाएगा ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये ग्राफ है, तो ग्राफ में हम बॉइलिंग पॉइंट भी देख रहे हैं और इसके अलावा डाइपोल फोर्स भी देख रहे हैं। पहले हमारे पास है प्रोपेन, तो प्रोपेन की जो फोर्स है, प्रोपेन की फोर्स, तो ये वाली फोर्सेस हमारे पास जब पोलर करैक्टर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पहले प्रोपेन है, तो प्रोपेन के बाद डाईमिथाइल ईथर है, इसके बाद इथाइल ऑक्साइड है, एसिटल्डिहाइड है, और एसीटोन नाइट्राइल है। अब देखिए कि जैसे जैसे इसका मैस बढ़ रहा है इनमें डाइपोल करैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट भी इसके साथ साथ ही बढ़ता जा रहा है। तो ये थी हमारे पास डाइपोल फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़। आगे हमने इसी का सब आर्टिकल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल। इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन उससे बन जाते हैं फिज़िक्स के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर तो इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो बाद में हम वो पढ़ेंगे।